सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है उसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई होगी। शायद किसी पहाड़ की चट्टान से। जमीन के नीचे दबे किसी खनिज से। बिल्कुल। तो आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, एक गुमनाम पत्थर से लेकर एक चमकदार उपयोगी धातु बनने तक का सफर। और इस सफर में हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। पहले हम इन तत्वों की बाहरी पहचान देखेंगे, उनके रंग रूप, उनके व्यवहार से। अच्छा। फिर हम उनकी असली फितरत को समझने के लिए उनकी केमिकल कुंडली खंगालेंगे। मतलब वो दूसरों से दोस्ती करते हैं, दुश्मनी? एकदम सही। और आखिर में समझेंगे कि इंसान ने उन्हें अपनी शक्ल में ढाला कैसे। तो ये सिर्फ धातु और अधातु के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा और हमारी पूरी दुनिया को ही बदल दिया। हाँ। तो चलिए इस जासूसी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुराग से। ये दिखते कैसे हैं देखिए। सबसे पहला और सबसे साफ सुराग है चमक। अपने असली रूप में ज्यादातर धातुओं में एक खास तरह की चमक होती है, मेटालिक लस्टर। हाँ, धात्विक चमक या मेटालिक लस्टर। ये वैसी चमक है जो जैसे नए स्टील के बर्तन या सोने के गहनों में दिखती है। हाँ बिल्कुल। बेशक हवा पानी के संपर्क में आकर ये चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है, लेकिन अगर आप उसे रेगमाल से जरा सा रगड़ दें तो वो अपने असली पहचान फिर से दिखा देती है। बिल्कुल। और इनकी एक और पहचान है, इनका लचीलापन। मुझे हमेशा ये कमाल लगता है कि एक ही लोहे को पीटकर एक तरफ तो पतली चादर बना सकते हैं और दूसरी तरफ उसे खींचकर पतला तार। ये दो अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या इनके लिए अलग अलग वैज्ञानिक गुण जिम्मेदार है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दो बिल्कुल अलग अलग गुण हैं। जब आप धातु को पीटकर पतली चादर बनाते हैं, जैसे मिठाई पर लगा चांदी का वर्क, हाँ, तो उस गुण को कहते हैं आघातवर्धिता या मैलिबिलिटी, मतलब आघात सहने की क्षमता। अच्छा। और जब आप उसे खींचकर तार बनाते हैं तो वो गुण कहलाता है तन्यता यानी डक्टिलिटी। एक मिनट, क्या ये वही तन्यता वाला गुण है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से कितना कुछ किलोमीटर लंबा तार बन सकता है? हाँ। ये सच है या कोई कहानी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अरे वाह। उसकी तन्यता इतनी जबरदस्त होती है। और इन्हीं दो जुड़वा गुणों की वजह से हम धातुओं को कार की बॉडी से लेकर बिजली के तारों तक हर शक्ल में ढाल पाते हैं। आपने बिजली के तार का जिक्र किया, जो मुझे एक और गुण की याद दिलाता है। हम खाना पकाने के लिए धातु के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और बिजली पहुंचाने के लिए धातु के तार। दोनों में गर्मी और करंट का ही तो खेल है। बिल्कुल। और इसकी वजह है सुचालकता या कंडक्टिविटी। धातु गर्मी और बिजली दोनों को अपने अंदर से गुजरने का रास्ता कह सकते बड़ी आसानी से देते हैं। इसीलिए तवा फौरन गर्म हो जाता है। इसीलिए धातु का तवा आंच पर रखते ही फौरन गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ धोखेबाज हैं। अच्छा। सीसा और मरकरी ये हैं तो धातु, पर गर्मी के मामले में बड़े कंजूस हैं, मतलब अच्छे सुचालक नहीं है। और एक और गुण है जो मुझे हमेशा स्कूल की याद दिलाता है, घंटी की आवाज, टनटना। हाँ, ये आवाज किसी लकड़ी या प्लास्टिक को ठोकने से क्यों नहीं आती है? क्योंकि धातुओं में एक खास गुण होता है जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ये सिर्फ एक टक की आवाज नहीं है, बल्कि ये गूंज है जो थोड़ी देर तक ठहरती है। आप एक चम्मच से लकड़ी की मेज पर मार कर देखिए और फिर स्टील के ग्लास पर, जो गूंज का फर्क है ना, हाँ समझ गए, वही सोनोरस गुण है। इसी वजह से घंटियां और सितार जैसे वाद्य यंत्र धातु से बनते हैं। तो अगर ये सब धातुओं की पहचान है, तो क्या अधातु हर मामले में इनके ठीक उल्टे हैं? मतलब कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई लचीलापन नहीं। ज्यादातर मामलों में कहानी यही है। अधातु यानी नॉन मेटल्स संख्या में भी कम है, जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में मिल जाते हैं। अच्छा। लेकिन इनकी दुनिया में भी कुछ दिलचस्प किरदार हैं, जैसे ब्रोमीन। ये इकलौती ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड होती है। तो अब उन किरदारों की बात करते हैं जो नियम तोड़ते हैं। वो तत्व जो है तो धातु पर बर्ताव अधातुओं जैसा करते हैं। हाँ। या है अधातु पर उनमें धातु वाली अकड़ है। हाँ, ये विज्ञान के विद्रोही हैं और बड़े मजेदार हैं। लिस्ट में पहला नाम है मरकरी यानी पारा। पारा है तो धातु पर कमरे के तापमान पर जमने से इनकार कर देता है और तरल बना रहता है। और इसके 2 और साथी है, गैलियम और सीजियम। ये तो इतने भावुक हैं कि हथेली पर रखते ही शरीर की गर्मी से पिघल जाते हैं। सही कहा। अब अधातुओं के खेमे में चलते हैं। हमने कहा कि उनमें चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन को देखिए।
है तो अधातु, पर उसकी सतह क्रिस्टल की तरह चमकती है। और कार्बन तो शायद इस लिस्ट का सरगना है। बिना किसी शक के कार्बन एक अधातु है, पर इसके कई रूप हैं। एक तरफ है हीरा, जो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो किसी भी धातु को काट सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जो इतना नरम है कि आपकी पेंसिल की नोक बनाता है, और अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। कमाल है। तो ये तो साफ है कि सिर्फ बाहरी रंग रूप देखकर किसी तत्व को धातु या अधातु के कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली पहचान तो तब होगी जब हम देखेंगे कि ये दूसरों के साथ मिलते जुलते कैसे हैं। बिल्कुल। असली कहानी तो इनके केमिकल बर्ताव में छुपी है। और सबसे पहली परीक्षा होती है हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ। हाँ, जब धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये एक सामान्य नियम है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मुलाकात में भी सबका अंदाज अलग अलग होता होगा। कुछ गर्मजोशी से मिलते होंगे, कुछ बेरुखी से। एकदम सही कहा। और यहीं से उनकी अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का पता चलता है। सोडियम और पोटेशियम इस मामले में हद से ज्यादा सामाजिक हैं। इतने ज्यादा कि खुले में छोड़ते ही आग पकड़ लेते हैं। हाँ, हवा से इतनी तेजी से गले मिलते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बात मुझे हमेशा अजीब लगती है। मतलब आग से बचाने के लिए आप उसे एक ज्वलनशील तेल में डाल रहे हैं। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हंसते हुए, सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब यह है कि केरोसिन उन्हें आग से नहीं, ऑक्सीजन से बचाता है। अच्छा। तेल की परत ऑक्सीजन को धातु तक पहुंचने ही नहीं देती। ऑक्सीजन नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं। समझ गई। दूसरी तरफ सोना और चांदी हैं, जो इतने अक्रिय हैं कि आप उन्हें कितनी भी तेज आंच पर गर्म करें, वे ऑक्सीजन से बात तक नहीं करते। और इन दोनों के बीच में भी तो कुछ धातुएं होंगी, जैसे एल्यूमिनियम या जिंक। हाँ, ये बीच का रास्ता अपनाते हैं। ये हवा के संपर्क में आते ही अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक बहुत पतली और मजबूत परत बना लेते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। ये परत एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और धातु को आगे खराब होने से बचाती है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का जल्दी खराब न होने का यही राज है। तो हवा और पानी के साथ इनकी दोस्ती या दुश्मनी समझ आ गई, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब इनका सामना एसिड से होता है। एसिड तो हर चीज को गलाने के लिए बदनाम है। क्या यहाँ भी धातुओं का वही पुराना रवैया देखने को मिलता है? हाँ, यहाँ भी उनकी असली पहचान सामने आती है। ज्यादातर धातुएं एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, लेकिन कौन कितनी तेजी से करेगा, ये उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और इन सभी परीक्षणों, हवा, पानी, एसिड के आधार पर एक सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। एक तरह की रैंकिंग लिस्ट, जिसमें सबसे रिएक्टिव सबसे ऊपर और सबसे शांत सबसे नीचे। एकदम। और ये सूची सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के लिए नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की कहानी बताती है। वो कैसे? जो धातुएं सबसे नीचे हैं, सोना, चांदी, वो लगभग निष्क्रिय हैं। वो आपको जमीन में शुद्ध रूप में मिल सकती हैं। इसीलिए हजारों साल पहले इंसान सबसे पहले इन्हीं से परिचित हुआ। अच्छा। लोहा, जो बीच में है, उसे अयस्क से निकालने के लिए आग और तकनीक चाहिए थी, इसीलिए लौह युग बाद में आया। और जो सबसे ऊपर हैं, जैसे एल्यूमिनियम, उन्हें निकालने के लिए तो और भी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी। बहुत ज्यादा। एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को उनके यौगिकों से अलग करना इतना मुश्किल है कि उसके लिए बिजली की जरूरत पड़ी। इसीलिए एल्यूमिनियम का आम इस्तेमाल 20वीं सदी में आकर ही संभव हो पाया। कमाल है। मतलब एक केमिस्ट्री का सिद्धांत असल में इतिहास का आईना है। हाँ, एक तरह से। चलिए अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जिससे ये धातुएं पत्थर से निकलकर हमारे हाथों तक पहुंचती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को धातुकर्म या मेटलॉजी कहते हैं, है ना? हाँ, इसकी शुरुआत होती है अयस्क या ओर से। अयस्क वो खास पत्थर या खनिज है जिसमें धातु की इतनी मात्रा होती है कि उसे निकालना फायदेमंद हो। लेकिन इसमें तो बहुत सारी मिट्टी, रेत वगैरह भी मिली होती है। हाँ, उन फालतू चीजों को गैंग या गैंग्यू कहते हैं। और धातुकर्म का पहला काम इसी गैंग को अयस्क से हटाना है। और एक बार अयस्क साफ हो गया तो फिर धातु कैसे निकाली जाती है? यहाँ फिर से वही रिएक्टिविटी सीरीज काम आती है। जो धातुएं सीरीज में नीचे हैं, जैसे तांबा, वे अक्सर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। उन्हें बस हवा में तेजी से गर्म करने भर से ही धातु मिल जाती है। और जो बीच वाली हैं, जैसे लोहा और जिंक, उनके लिए 2 चरण की प्रक्रिया होती है। पहले उनके अयस्क को
ऑक्साइड में बदला जाता है। उसे भूनकर एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। भर्जन या रोस्टिंग में हम अयस्क को हवा की मौजूदगी में तेज गर्म करते हैं। इसका मकसद सल्फर जैसी अशुद्धियों को जलाकर धुएं के रूप में बाहर निकालना है। और जब साफ सुथरा मेटल ऑक्साइड मिल गया तो फिर कार्बन का इस्तेमाल करके उसमें से ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है और हमें धातु मिल जाती है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया। जब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को मिलाया जाता है तो एक जबरदस्त रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में इतनी गर्मी पैदा होती है कि लोहा पिघल जाता है। अच्छा। और इसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल टूटी हुई रेल की पटरियों और मशीनों के भारी पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अरे वाह, ये तो एक तरह से मेटल वेल्डिंग का देसी और शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और सबसे ऊपर वाली सबसे जिद्दी धातुओं का क्या, जिन्हें कार्बन भी नहीं छोड़ा सकता? उनके लिए हमें सबसे शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिजली। सोडियम या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के पिघले हुए यौगिकों में से बिजली गुजारी जाती है। एक केमिकल हथौड़े की तरह? हाँ, बिजली एक केमिकल हथौड़े की तरह काम करती है और मजबूत से मजबूत बंधन को तोड़कर शुद्ध धातु को अलग कर देती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो धातु हमें मिल गई, पर क्या ये इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या ये 100% शुद्ध है? नहीं, इसमें अब भी थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह जाती हैं। इन्हें हटाने के लिए आखिरी चरण होता है परिष्करण या रिफाइनिंग। और वो कैसे होता है? इसका सबसे आम तरीका भी बिजली से ही जुड़ा है, जिसे विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। इसमें अशुद्ध धातु घुलती जाती है और शुद्ध धातु एक जगह जमा होती जाती है। और इसके बाद हमें मिलती है एकदम शुद्ध धातु, लगभग 99.9% शुद्ध। चलिए, धातु अब शुद्ध होकर हमारे पास आ चुकी है, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू होती है, उसे प्रकृति के हमले से बचाने की। हम बात कर रहे हैं जंग लगने की या संक्षारण की। संक्षारण या करोशन धातुओं की धीमी मौत है। जब वे हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो वापस उसी ऑक्साइड या सल्फाइड रूप में लौटने की कोशिश करती हैं जिसमें वे जमीन के नीचे थीं। जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, वो इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ लोहे की कहानी नहीं है। अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए चांदी के सिक्के हैं। हर साल उन्हें निकालने पर वो एकदम काले मिलते हैं। हाँ। और फिर उन्हें नींबू और नमक से रगड़ रगड़ कर चमकाना पड़ता है। वो जो कालापन है वही सिल्वर सल्फाइड है। अच्छा। चांदी हवा में मौजूद सल्फर से प्रतिक्रिया करके काली पड़ जाती है। अच्छा। इसी तरह तांबे पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जम जाती है। ये सब संक्षारण के ही अलग अलग चेहरे हैं। और लोहे में जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का एक साथ होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक भी गायब हो तो लोहा सुरक्षित है। तो इससे बचने का सबसे आम तरीका तो पेंट कर देना है। हाँ, पेंट, तेल या ग्रीस लगाना एक तरह से धातु को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए कोट पहनाना है। यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो खुद बलिदान देकर लोहे को बचा लेता है। लेकिन सबसे कारगर तरीका है धातु की मूल प्रकृति को ही बदल देना, और वो होता है मिश्र धातु या एलॉय बनाकर। बिल्कुल, मिश्र धातु एक तरह का मेटल कॉकटेल है। मेटल कॉकटेल। हाँ, आप दो या ज्यादा धातुओं को पिघलाकर अच्छी तरह मिला देते हैं, जैसे चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है। नतीजा ये होता है कि जो नई चीज बनती है उसके गुण अपने माता पिता से कई बेहतर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो स्टील है। शुद्ध लोहा उतना मजबूत नहीं होता। सही कहा, लेकिन अगर लोहे में सिर्फ जरा सा 1% से भी कम कार्बन मिला दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है, जो कठोर और मजबूत होता है। और अगर इसी स्टील में थोड़ा निकल और क्रोमियम भी मिला दें तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। हाँ, जिस पर जंग भी नहीं लगता। हमारे किचन के सारे बर्तन इसी की देन है। बिल्कुल। सोने के गहनों की कहानी भी तो यही है। 24 कैरेट सोना यानी शुद्ध सोना इतना नरम होता है कि हाथ से मुड़ जाए। हाँ, इसीलिए उससे गहने नहीं बन सकते। उसे मजबूती देने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है। जब हम 22 कैरेट सोने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 22 हिस्से सोना और 2 हिस्से कोई और धातु। एकदम सही। ये मिश्रण ही उसे रोजमर्रा के पहनने लायक बनाता है। तो हमने एक पत्थर के टुकड़े से शुरू करके उसे चमकाने, उसके गुण समझने, उसे पिघलाने, शुद्ध करने और फिर उसे दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर और बेहतर बनाने तक का पूरा सफर तय कर लिया। और इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे तत्वों का ये सरल वर्गीकरण, धातु और अधातु, असल में इंजीनियरिंग से लेकर इतिहास तक और आभूषण से लेकर उद्योग तक हर चीज की नींव में है। वाकई हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। दिल्ली
दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। ये 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन भारतीय धातुकर्म के उन्नत ज्ञान का एक जीता जागता प्रमाण है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारे पास इतनी एडवांस तकनीक है, फिर भी हम पुलों और जहाज़ों को जंग से बचाने के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च करते हैं। उस समय के लोगों ने ऐसी कौन सी तकनीक या मिश्र धातु विकसित की थी जो समय को भी मात दे गई? शायद आज भी कुछ राज जमीन के नीचे नहीं, बल्कि हमारे इतिहास में दबे हैं।